तो सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे नमक का जो दारोगा पाठ लगा हुआ है 11th क्लास जेक बोर्ड में, उसी के विषय पे। तो नमक का जो दारोगा पाठ है उसको कौन लिखा है? प्रेमचंद जी ने। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद का जो जीवनी परिचय है हम लोग थोड़ा उसके विषय पे जानें, क्योंकि ये जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रेमचंद किस विचारधारा के रहे थे और उन्होंने किस विचारधारा को केंद्र बिंदु में रख कर के जो नमक का दारोगा पाठ है उसको लिखा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय को जानने में। सबसे पहले हम लोग जानें कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी को। कब हुआ था? 1880 ईस्वी को। और निधन हुआ था 1936 ईस्वी को। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप सभी विद्यार्थी कॉपी पे लेकर साथ में बैठेंगे और एक एक चीज़ को नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं एक बात फिर रिपीट कर दूँ, यहाँ से हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पाठ से, इसलिए आप सभी इनको अच्छे से समझेंगे। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था 1880 ईस्वी को हुआ था और निधन हुआ था 1936 को। इनका मूल नाम जो है धनपत राय है। इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय है। इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में। उत्तर प्रदेश जो यूपी में आते हैं, और उसका जो गांव का नाम क्या था? लम्ही नामक गांव में। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, प्रमुख रचनाओं में जो उनकी जो उपन्यास उसमें क्या है? सेवा सदन है, कर्मभूमि है, प्रेमाश्रम है, गबन है, करबला है और गोदान है, ठीक है। और कौन है? गोदान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है गोदान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है कहानी में क्या क्या है? सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्त धन, गुप्त धन, ये सब इनकी कहानी है। नाटक में क्या क्या है? कायाकल्प, संग्राम, प्रेम की देवी, ठीक है, ये सब है। निबंध संग्रह में क्या है? कुछ विचार, विविध प्रसंग, ठीक है, ये सब इनकी रचना है। हालांकि इनके कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध जो है और काफ़ी सारे हैं, ठीक है, बट हम लोग जो इम्पोर्टेंट कहानी सब हैं, जो रचना सब है, हम लोग उसी को पढ़ेंगे, उसी को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इनका जो जीवन परिचय है, हम लोग जीवन परिचय पे बात करते हैं। साहित्य के शिखर पुरुष प्रेमचंद का आरंभिक जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। इन्होंने अपनी शिक्षा स्नातक काफ़ी संघर्ष करने के बाद प्राप्त किया, ठीक है। आगे नौकरी करते हुए एमए की पढ़ाई अंग्रेजी विषय में सुसंपन्न किया। इसके बाद इनकी पत्नी शिवरानी के साथ साथ महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो साहित्य के शिखर कहा जाता है प्रेमचंद जी को, ये वास्तव में इन्होंने जो जिस तरह से उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, कहानी लिखा है, इसको साहित्यिक जगत के सबसे शिखर स्थान पर इसको स्थान दिया जाता है। इनका जो बचपन का जीवन था, प्रारंभिक जो जीवन था, बहुत संघर्षपूर्ण था। इन्होंने किसी तरह से बीए तक की पढ़ाई की और आगे बढ़कर के इन्होंने क्या किया? एमए किया, नौकरी करते हुए एमए किया। और जब गांधी जी जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने अपनी पत्नी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नौकरी त्याग कर दी। जिस हेतु इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बावजूद भी अपने जीवन में संघर्षमय और आदर्शवाद की उपज को बनाए रखने के लिए अपने साहित्य रचनाओं में विशेष रूप से मुखर होकर के इनका उल्लेख किया है, ठीक है। ये था इनका जीवन परिचय प्रेमचंद जी का। मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कब कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए आप लोगों के पास अगर
हर एक टॉपिक का अगर डीपली नॉलेज रहेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, है ना। और इस वीडियो को जब भी देखो आप, हम एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो कॉपी पेन ले करके बैठो और प्रयास करो कि समथिंग आधा घंटा का वीडियो हो या फिर 40 मिनट का वीडियो हो, हम पूरा देख करके ही उठेंगे, पूरा नोट करके ही उठेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। इनका साहित्यिक परिचय, मतलब इन्होंने अपनी साहित्यिक दुनिया में क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय आप हेडिंग बना दीजिएगा, उसमें लिखा है मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य में सबसे उच्च शिखर पर रखा जाता है। इनकी रचनाओं में हमें विशेषकर आपका यथार्थवाद के सभी पहलू से जुड़ी बातें स्पष्ट देखने को मिलती है। इन्होंने प्रथम बार अपनी साहित्यिक रचना में मनोरंजन और विविध प्रकार की कल्पनाओं को पीछे छोड़ते हुए विशेषकर आपका यथार्थवाद पर विचार करने तथा उस पर विशेष रूप से वास्तविकता को प्रस्तुत करने में सफल होते दिखाई दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा के स्तर पर हिंदी उर्दू को विशेष रूप में मिश्रित कर उनका प्रयोग सरल, सहज एवं स्पष्ट के साथ साथ प्रासंगिक एवं तर्कपूर्ण प्रयोग करने में सफल हुए हैं, ठीक है। इन्होंने किस भाषा में विशेष ध्यान दिया है? हिंदी उर्दू को विशेष रूप से मिश्रित करके उसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन करके हिंदी साहित्य रचना करने का कोशिश किया है। अब हम लोगों का जो पाठ लगा हुआ है वो है नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, ठीक है। सबको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, नमक का दारोगा। ये जो नमक का दारोगा है, ये इसके पाठ का क्या है, सारांश है। और आप जब सिलेबस देखिएगा तो आपके 11th क्लास में जो पहला टॉपिक है गद्य विधा में, पहला टॉपिक है नमक का दारोगा, प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा समझिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लिखा है मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कोई तरह की टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बोर्ड विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक का दारोगा कहानी के नायक पात्र हैं मुंशी बंशीधर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन है? मुंशी बंशीधर, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति भी थे, ठीक है। इकलौते कमाने वाले व्यक्ति भी थे। किस्मत से मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है, ठीक है। इसका अच्छा लक होता है तो क्या होता है कि इसको बड़ी किस्मत से जो नमक का दारोगा वाला विभाग है ना, उसमें इसको क्या होती है, नौकरी मिलते हैं। देखिए, इन्होंने अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलते हैं। इन्हें जो अतिरिक्त आमदनी मतलब जानते हो कि एक्स्ट्रा कमाई करने का, हम जिसको कहते हैं घूस, इसको घूस लेने का बहुत सारा रास्ता मिलता है, मगर ये मौके मिलते क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मतलब जो अपराधी लोग थे, जो काले काम करते थे, उनके लिए जो नमक का जो विभाग था, चोरी करना, डकैती करना और घूस दे दे करके काम करना, उसके लिए बहुत ही फेमस था, सही था। मुंशी बंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहत देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कोई समस्या खड़ी करती है, लेकिन बंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं।
इनके पिताजी जो हैं, इनके पिताजी भी इनको बार बार एक ही बात कहते हैं कि बेटा हम लोग गरीब बच्चे हैं, और जो ऊपरी इनकम होता है किसी भी काम में, वो ऊपरी इनकम ईश्वर का देन है ना। आप ईश्वर का वो देन है और उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए, तब भी कोई व्यक्ति अमीर बनता है। ये बात कहते हैं कौन? बंशीधर के पिताजी। आगे एक लिखा है, अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। बंशीधर, तस्करी मतलब चोरी करने की पता, ठीक है, चोरी होने की पता चलती है। बंशीधर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े जमींदार अलाउद्दीन का हाथ है। जब वो सामने जाते हैं, उस तस्करी को रोकने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि जो तस्करी हो रही है इसके पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो कौन है? उस क्षेत्र के सबसे अमीर और सबसे जमींदार वाले लोग कौन है? अलाउद्दीन। ये यहाँ पे खलनायक का काम करेंगे, हाथ है। इससे पंडित अलाउद्दीन को बुलाया जाता है। पंडित अलाउद्दीन बहुत ही दृढ़ता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि हर दरोगा को पैसा के दम पर खरीदा जा सकता है। जब ये बात पता चलती है कि हमारा गाड़ी पकड़ा गया है, तो बड़े ठाट बाट के साथ आते हैं और कहते हैं ये कोई नई बात थोड़ी है, क्योंकि जब भी नए नए दरोगा साहब चेंज होते हैं तो सब कोई क्या करते हैं? पैसा के लिए गाड़ी वाड़ी सब रोकते हैं, और वो आकर के क्या करते हैं? पैसा का ठाट दिखाते हैं कि हमें भी कुछ पैसे इनको दे देंगे तो ये सब ठीक कर देगा, हमें और कोई दिक्कत नहीं होगी। वे मुंशी बंशीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन बंशीधर इससे तैयार नहीं होते और पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाता है। 1000 से शुरू होकर के कहाँ तक पहुंचती है? 40,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहा था। पंडित अलाउद्दीन जो खलनायक की भूमिका में इसमें काम कर रहे हैं, वो इनको 1000 से लेकर के 40,000 तक रिश्वत देने की बात करते हैं, मगर जो बंशीधर है ये इतनी ईमानदार लड़का है, इतनी ईमानदार दरोगा है, ये किसी भी तरह की बात नहीं मानता। कहता है आपने जो गुनाह किया है, आप जो नमक की तस्करी कर रहे हो ना, इसके बदले आपको जेल ही जाना है, इससे बड़ा और कोई इसके दूजा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अडिग रहता है और पंडित अलाउद्दीन गिरफ्तार हो जाते हैं। और पंडित अलाउद्दीन क्या होते हैं? अलाउद्दीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित अलाउद्दीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं। जब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया जाता है, मगर अदालत में ये पैसे के दम पे जितने सारे गवाही देने वाले होते हैं उनको सबको खरीद लेता है और ये अपने तरफ सबका गवाही तैयार करवा देता है, जिससे अदालत इन्हें मतलब बेदोषी करा करके इनको इसको छुटकारा प्राप्त कर देते हैं और वो अदालत में केस जीत जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंशीधर को नौकरी से क्या करते हैं? हटवा देते हैं। और क्या करते हैं? 8 दिन बाद ही, अब जब इसका जो टेक्स्ट बुक है और जो इसको पढ़ोगे तो क्या करता है पंडित अलाउद्दीन 8 दिन के अंदर ही जो बंशीधर का जो नौकरी था दारोगा वाला पोस्ट उसको ख़त्म कर देता है, मतलब उसको ये नौकरी से दाएं बाएं करके हटा देता है, क्योंकि ये बड़े लोग थे। अब मुंशी बंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती है। पैसे की तंगी के कारण इन्हें घर वाले के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। आप देखो, जब नौकरी चले जाए तो क्या होगा? घर वाले डांटेंगे, आपके साथ पैसा की समस्या आएगी, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको बहुत सारी समस्या होगी। तो यही बात होती है। आगे कहते हैं, एक दिन अचानक पंडित अलाउद्दीन मुंशी बंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतनमान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। कुछ दिन पश्चात बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से जो पंडित अलाउद्दीन है वो
बंशीधर के घर आते हैं और आकर कहते हैं कि बाबू जो है दरोगा साहब, आप हमारा एक काम करो, आप हमारे यहाँ पे नौकरी करो। और उसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखता है, और जो प्रस्ताव जो नौकरी जो देने वाले होते हैं आपको मैनेजर की नौकरी, वो बहुत ही अच्छा मतलब वेतन वाले होते हैं। अलाउद्दीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्हें मुंशी बंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख करने के लिए प्रबंधक के पद पर नियुक्ति कर दिए जाते हैं। मतलब ये जो पंडित अलाउद्दीन होते हैं, इनकी जो व्यवसाय की नौकरी है, जमींदारी की जो नौकरी है ना, उसका ये क्या करते हैं, इनको मैनेजर बनवा देते हैं। क्या करते हैं, मैनेजर बनवा देते हैं। क्योंकि मैनेजर ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो बंशीधर था ये बहुत ईमानदार था। आप जब पढ़े होंगे, आप मैंने आपको बताया कि इनको 1000 से 40,000 तक की रिश्वत देना चाहते हैं कि आप हमारा गाड़ी को छोड़ दीजिए, जो ये नमक की तस्करी कर रहा था। मगर देखिए, बंशीधर एक बात भी नहीं सुनता। वो अपने कर्म को केंद्र में रखता है, वो अपने धर्म को केंद्र में रखता है, और पंडित जी को क्या करता है, गिरफ्तार करता है। हालांकि पंडित जी अपने रसूख के कारण, अपने अमरी के कारण इसका नौकरी खा जाते हैं, मगर उनके भी दिल में एक बात छपती है कि ये बंदा तो है, बंदा बहुत ईमानदार है, और इसको अगर हम अपने काम की जिम्मेदारी देंगे, हम अपनी संपत्ति की, अपने व्यवसाय की अगर जिम्मेदारी देंगे, तो ये मेरे जो व्यवसायी है उसको चौगुना कर देगा, उसको आगे लेके जाएगा। किसी भी तरह की चोरी चपाटी ये नहीं करेगा, घूसखोर नहीं करेगा। और यही विचार लेकर के क्या करते हैं, पंडित अलाउद्दीन इनको मैनेजर बना देते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें 2 पात्र सबसे अहम हैं। पहले है मुंशी बंशीधर, ठीक है, और एक है अलाउद्दीन, ठीक है। पंडित मुंशी बंशीधर और पंडित अलाउद्दीन ये खलनायक का काम करते हैं, ठीक है, खलनायक का काम करते हैं। और आपको ये कौन है, ये नायक का काम करते हैं। हम इससे संबंधित एक शॉर्ट क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस भी लाएंगे आपके साथ, आपको वो देखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है, वो ये है कि हमें हम जैसा कहते हैं कि इसको पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और एक चीज़ आप सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम जब इतना टाइम लेकर के आपका वीडियो तैयार कर रहे हैं, वीडियो को तो पूरा देखिए आप। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें थोड़ा भी लाभ हो रहा है, हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो जो आपको फ्री में 2 काम करना होता है, वो काम आप करिए। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। दूसरा, शेयर करिए। आपके अगर कोई दोस्त इस बार इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं जेक बोर्ड से, वो किसी भी कॉलेज से हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।